दोस्तों ऐसे एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी ऑफिस का मैनेजर मेरे पास आया और मुझे एक फ़ाइल थमाते बोला कि आज ये फ़ाइल कंप्लीट कर देना क्योंकि कल सुबह ही मुझे इस फाइल की ज़रूरत है। मैनेजर के इतना कहने पर मैंने बिना सवाल जवाब किए मैंने मैनेजर के हाथ से वो फाइल लेकर उस फाइल को कंप्लीट करने में लग गया। उस फाइल को कंप्लीट करने में मुझे रात के 11 बज गए थे और जैसे मैं फाइल को पूरा करके घर के लिए निकलने वाला था कि वैसे मुझे बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर मुझे लगा कि बारिश भी शुरू होने वाली है। अब ये सोचते हुए जब मैं ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आसमान में बिजलियां कड़क रही थी, जिससे साफ जाहिर था कि कुछ ही समय में बारिश होने वाली है। जैसे मैं अपनी कार के पास पहुंचा तो वैसे ही बारिश की बूंदाबांदी होने लगी और मैं कार लेकर ऑफिस से घर की तरफ जाने लगा। और अब बारिश भी बहुत तेज होने लगी थी, जिस वजह से मुझे कार चलाने में काफ़ी दिक्कत पेश आ रही थी। इस वजह से मैं कार की स्पीड को कम करके आगे की ओर बढ़ रहा था। अभी मैं घर की ओर कार ड्राइव करते हुए जा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र पेड़ के नीचे बैठी एक औरत पर गई जो कार रोकने का इशारा कर रही थी। उस औरत को इतनी रात को इस बारिश में देखकर मेरे मन में अजीब से ख्याल आने लगे और जब मैं कार लेकर उस औरत के और नज़दीक गया तो मैंने देखा कि वो एक प्रेग्नेंट औरत थी जो दर्द के मारे चीख रही थी। उस औरत को इस हालत में देखकर मैं बिना सोचे समझे उस औरत की मदद करने के लिए मैंने अपनी कार उस औरत के पास रोक दी। कार के रुकते मैं कार से नीचे उतरकर मैं उस औरत के पास गया और उस औरत को कार के अंदर बैठने के लिए बोला। मेरे इतना कहने पर वो औरत जैसे तैसे करके कार के अंदर बैठ गई। उस औरत के कार के अंदर बैठते ही मैं कार लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा क्योंकि हॉस्पिटल यहाँ से कुछ ही दूरी पर था और मैं कार की स्पीड को और तेज करके हॉस्पिटल की ओर बढ़ रहा था और वो औरत दर्द से चीखे जा रही थी। फिर जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मैं कार से नीचे उतरकर हॉस्पिटल के अंदर गया और डॉक्टर को उस औरत के बारे में बताया। तो मेरी बात सुनकर डॉक्टर मेरे साथ कार के पास आया और जब मैंने कार का गेट खोला तो उसे देखकर मेरे तो होश उड़ गए। दोस्तों दरअसल मैंने देखा कि कार के अंदर वो औरत थी नहीं जिसे मैं अपने साथ यहाँ पर लेकर आया था। अभी मैं इसी सोच में था कि वो औरत आखिर चली कहाँ गई कि तभी डॉक्टर ने कहा कि अरे भाई कहाँ पर है वो औरत। डॉक्टर के इतना कहने पर मैंने डॉक्टर को जवाब दिया कि सर अभी तो थी वो औरत, कार के अंदर ही बैठी थी, पता नहीं अचानक से वो कहाँ गायब हो गई। तभी मेरी ये बात सुनकर मेरे पास खड़े एक वार्ड बॉय ने कहा कि सर आप किस औरत की बात कर रहे हो। वार्ड बॉय के इतना कहने पर मैंने उसे सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर उस वार्ड बॉय ने बताया कि वो औरत बहुत ही पहले मर चुकी है। वार्ड बॉय के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। तो उस वार्ड बॉय ने बताया कि तकरीबन 5 साल पहले की बात है जब मैं और सुरेश एम्बुलेंस से किसी मरीज को छोड़ने के लिए शहर से काफ़ी दूर एक गांव में गया था और वहां से आने में हमें काफ़ी समय हो गया और जब मैंने हाथ में लगी घड़ी में समय देखा तो रात के 10 बजने को हो गए थे। अभी मैं और सुरेश आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी हमारे बगल से एक कार काफ़ी रफ्तार से गुजरी। उस कार को देखकर सुरेश ने कहा कि आज इनका भी बुलावा आ गया है। अभी सुरेश यही बोल रहा था कि तभी किसी ने उस चलती हुई कार में से किसी को धक्का दे दिया और कार तेजी से आगे निकल गई। कार से धक्का देता हुआ देखकर सुरेश ने एम्बुलेंस उसके पास रोक दी तो हमने देखा कि वो एक प्रेग्नेंट औरत थी और उस औरत को देखकर हम दोनों एम्बुलेंस से उतरकर उस औरत के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वो औरत खून से लथपथ थी और अभी उस औरत की सांसें भी चल रही थी। उस औरत की सांस चलता हुआ देखकर हम दोनों उस औरत को जैसे तैसे करके उसे एम्बुलेंस के अंदर लेकर आ गए। पर मैं उस औरत के पास ही बैठ गया और सुरेश एम्बुलेंस को स्टार्ट करके हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाने लगा। पर अभी भी उस औरत के सर से खून निकलना बंद नहीं हो रहा था। मैं उस औरत का सर पकड़कर बैठा हुआ था पर अभी भी उस औरत का खून निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। और फिर जब कुछ समय के बाद हम हॉस्पिटल पहुंचे तो उस औरत को एम्बुलेंस से उतारकर स्ट्रेचर पर लिटार कर हॉस्पिटल के अंदर ले आए और जैसे हम उस औरत को ऑपरेशन कक्ष के अंदर लेकर गए तो वैसे उस औरत की सांसें बंद हो गई। उस औरत को हम दोनों ने बहुत ही बचाने की कोशिश की पर हम उस औरत को नहीं बचा पाए। पर कुछ समय के बाद हॉस्पिटल में पुलिस भी आ गई और पूछताछ करने से उस औरत की डेड बॉडी को मुर्दाघर के रूम में उस डेड बॉडी को रख दिया गया। मैं उस रूम से बाहर आ रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा हो और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे तो कोई भी नहीं था। फिर मुझे लगा कि ये मेरा सिर्फ एक वहम था और ये सोचते हुए मैं उस रूम से बाहर आ गया और उस दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैं अपने काम में लग गया
इसी तरह पूरी रात बीत गई और फिर अगले दिन पुलिस दोबारा से उस बॉडी को देखने के लिए हॉस्पिटल आ गई। और जब उस औरत की डेड बॉडी को दिखाने के लिए मैं उस कक्ष के अंदर गया तो अंदर जाते ही जो मैंने वहाँ पर देखा उसे देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि मैंने जिस जगह पर उस औरत की बॉडी रखी थी उस जगह पर उस औरत की डेड बॉडी नहीं थी कि तभी कक्ष के बाहर खड़े पुलिस वालों ने मुझे आवाज़ दी। पुलिस वाले की आवाज़ सुनकर मैं मुर्दाघर से बाहर आ गया और मैंने उन्हें सारी बात बताई। अब मेरी बात सुनकर उस पुलिस वाले ने कहा कि अरे भाई क्या मजाक कर रहे हो, जाओ लेकर आओ उस बॉडी को। उस पुलिस वाले के इतना कहने पर मैंने उससे कहा कि सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उस औरत की डेड बॉडी नहीं है। अब मेरी ये बात सुनकर वो पुलिस वाला मेरे साथ कक्ष के अंदर आ गया और उसने कहा कि कहाँ पर थी बॉडी। तो मैंने उस पुलिस वाले को सामने दीवार की तरफ इशारा करते हुए दिखाया और जब उस पुलिस वाले ने जब उस दीवार की तरफ देखा तो उस स्ट्रेचर पर कोई भी डेड बॉडी नहीं थी। वो स्ट्रेचर पूरी तरह से खाली था। उस स्ट्रेचर को खाली देखकर उस पुलिस वाले ने कहा कि यहीं पर थी उस औरत की डेड बॉडी। पुलिस वाले के इतना कहने पर मैंने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया कि तभी उस कक्ष के अंदर एक आवाज़ सुनाई पड़ी कि यहाँ से चले जाओ। और जब मैंने उस आवाज़ की ओर देखा तो वहाँ पर कोई बैठा हुआ था। अब उसे देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे और फिर डरते हुए हम उस मुर्दाघर से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद जो हमने देखा उसे देखकर हम दोनों की तो रूह कांप गई थी। दरअसल हमने देखा कि वो खून से लथपथ औरत जो कल मर गई थी उस मुर्दाघर के अंदर हवा में उड़ रही थी। उस औरत को इस तरह देखकर हम दोनों तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे और फिर डरते हुए हम उस कक्ष के दरवाजे को बंद करके हम दोनों उस मुर्दाघर से दूर आ गए। दोस्तों मैंने ये सारी बात डॉक्टर को बताई पर मेरी बात सुनकर डॉक्टर के भी पसीने छूट गए और तब से अब तक उस मुर्दाघर का दरवाज़ा आज तक नहीं खोला गया है। हालांकि उस मुर्दाघर से अभी भी अजीब अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं और सबसे हैरान की बात तो ये है कि कुछ दिनों पहले ही तुम्हारी तरह एक और आदमी यहाँ पर उस औरत को लेकर आया था, पर जब वो हॉस्पिटल पहुँचा तो वो औरत कार में ही नहीं थी। फिर मैंने उसे सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था और वो कार लेकर घर की तरफ तुरंत ही निकल पड़ा। फिर अगले दिन सुबह हमें पता चला कि उस आदमी की मौत हो गई है, पर सबसे हैरान की बात तो ये थी कि वो आदमी उस पेड़ के पास मरा हुआ था। फिर काफ़ी छानबीन करने पर भी हमें उस आदमी के मरने का कोई कारण पता नहीं चला। दोस्तों उस बार्ड बॉय की बात सुनकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं और ये बारिश भी बंद नहीं हो रही थी। मैं उस हॉस्पिटल से कार लेकर घर की ओर निकल पड़ा और अंदर ही अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा डरने लगा। और जब मैं कार से उस जगह पर पहुंचा जहां पर उस औरत को मैंने लिफ्ट दी थी तो वहां पर पहुंचते ही मेरे दिल की धड़कनें और भी तेज होती जा रही थी कि तभी मेरी नज़र कार में लगे मिरर पर गई तो उसे देखकर तो मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। दरअसल मैंने देखा कि मैंने जिस प्रेग्नेंट औरत को लिफ्ट दी थी वो कार के पीछे की सीट पर बैठी हुई थी और वो खून से पूरी तरह से लथपथ थी, जिससे वो और भी ज़्यादा भयानक लग रही थी, जिसे देखकर मेरा पूरा शरीर एक पल के लिए सुन्न पड़ गया था कि तभी अचानक से वो औरत वहाँ से गायब हो गई। और उस औरत का ये रूप देखकर अब मेरे मन में अजीब तरह के ख्याल आने लगे, पर मैं डरा सहमा कार को ड्राइव करते हुए आगे की तरफ बढ़ता रहा। और फिर कुछ समय बाद जब मैं घर पर पहुंचा तो मेरी जान में जान आई और मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गया। मुझे लेट हुए अब 30 मिनट हो गए थे पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं जैसे अपनी आंखें बंद करता तो वैसे मुझे उस औरत का भयानक रूप सामने नजर आ जाता। मैं पूरी रात इधर से उधर अपनी करवटें बदलता रहा पर मुझे नींद ही नहीं आई और इसी तरह मेरी पूरी रात बीत गई। दोस्तों सुबह होते ही जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि मम्मी ने मुझसे कहा कि कल तो इतना लेट क्यों हो गया था। जब मम्मी ने मुझसे ये बात कही तो मैंने सोचा कि मैं मम्मी को सारी बात बता देता हूँ। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं मम्मी को ये बात बताऊँगा तो वो भी परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैंने मम्मी को कुछ भी नहीं बताया और ये कहकर उनकी बात टाल दी कि मम्मी मुझे बहुत ही भूख लगी है और मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा हूँ। मेरे इतना कहने पर मम्मी ने मुझे खाने के लिए दे दिया और मैं खाना खाकर मैं ऑफिस के लिए निकल पड़ा। पर कल की बात को सोचकर मैं उस रोड से ना होते हुए मैं दूसरी रोड से होते हुए ऑफिस पहुंचा और ऑफिस में पहुंचते ही मैं उस फाइल को लेकर मैनेजर के केबिन में जा पहुंचा और उस मैनेजर को दे दिया। मैं मैनेजर के केबिन से निकलकर अपना काम करने लगा, पर अभी भी मेरे मन में कल की सारी बातें चल रही थी। मुझे इस तरह देखकर मेरे साथ काम कर रही रुचिता मेरे पास आई, जिसे मैं बहुत पसंद करता था। तो उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ जो तुम इतने परेशान हो।
रुचिता के इतना कहने पर मैंने उसे सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर रुचिता भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। और तभी उसने कहा कि कल मेरे घर में एक पूजा है तो तुम ज़रूर आना, और वहीं घर के पास ही एक बहुत बड़े बाबा हैं तो तुम्हें उनसे मिलवा देंगे, तब शायद कोई सॉल्यूशन शायद मिल जाए। रुचिता की ये बात सुनकर मैंने उसके घर पर आने के लिए हाँ बोल दिया। अभी हम दोनों बातें कर रहे थे कि तभी मैनेजर साहब ने आवाज़ दी। मैनेजर की आवाज़ सुनकर मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहीं पर चलने के लिए कहा, और मैनेजर के इतना कहने पर मैं बिना सवाल जवाब किए मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। और ऑफिस से निकलकर जब मैं बाहर आया तो मैनेजर ने मुझे कार की चाबी थमा दी और मैं कार को स्टार्ट करके मैं ऑफिस से कार को लेकर मैं बाहर आ गया जहाँ पर मैनेजर साहब खड़े थे। कार के रुकते ही मैनेजर साहब अंदर बैठे। मैनेजर साहब के कार के अंदर बैठते ही मैं कार को उनके बताए हुए रास्ते पर चलाने लगा। हमें ऑफिस से निकलते हुए अब 3 घंटे बीत गए थे, पर अभी भी मैनेजर के बताए हुए जगह पर हम नहीं पहुंचे थे। हम शहर से काफ़ी दूर आ गए थे, पर अभी भी मैं कार को उसी रफ्तार से चलाए जा रहा था कि तभी मैनेजर साहब ने कहा, जो सामने ढाबा दिख रहा है उस ढाबे के पास से एक कच्चा रास्ता जाता है और तुम्हें उसी रास्ते पर चलना है। मैनेजर के कहे अनुसार मैंने कार को उस कच्चे रोड पर ले लिया और अब मैं उस ढाबे से कुछ ही दूरी पर गया था कि तभी हमें सामने एक कुटिया दिखाई पड़ी। अभी मैं उस कुटिया की तरफ ही कार को बढ़ा रहा था कि तभी मैनेजर साहब ने मुझे कुटिया के पास कार रोकने को कहा, तो मैंने कार को उस कुटिया के पास रोक दिया। कार के रुकते मैनेजर कार से उतरकर उस कुटिया के पास गए और मैं कार से बाहर निकलकर वहीं कार के पास खड़ा हो गया। तभी मैंने देखा कि उस कुटिया के अंदर से एक बाबा निकले हैं और मैनेजर साहब को कुछ बोल रहे थे, पर बाबा की बात सुनकर मेरे मैनेजर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया, जिससे साफ था कि कुछ तो है। जो मैनेजर उस बाबा की बात सुनकर काफ़ी डर गए हैं, पर क्या ये तो मुझे नहीं मालूम था। पर यह जानने के लिए मैं वहाँ पर पहुँचा तो बाबा ने मैनेजर साहब को एक ताबीज़ पहनने के लिए दे दिया और उस बाबा ने कहा, 2 दिन तुम बच कर रहना क्योंकि वो तुम्हें मारने की हर कोशिश करेगी। बाबा इतना बोलकर उस कुटिया के भीतर चले गए। बाबा के अंदर जाते मैंने मैनेजर साहब से कहा कि कौन आपको मारेगा। मेरे इतना कहने पर मैनेजर साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया और वहाँ से आकर कार के अंदर बैठ गए। मैनेजर साहब के कार में बैठते ही मैं भी कार को स्टार्ट करके वहाँ से रिटर्न घर की तरफ निकल पड़ा और मैं मैनेजर साहब से यही पूछ रहा था कि तुम्हें कौन मारना चाहता है। मेरे बार बार पूछने पर भी मैनेजर साहब ने कुछ भी नहीं बताया। फिर मैं चुपचाप कार को ड्राइव करते हुए आगे की ओर बढ़ता रहा और अब रात के भी 10 बजने को हो गए थे। हालांकि रोड पर अभी भी गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था। अभी मैं कार को ड्राइव ही कर रहा था कि तभी अचानक से कार के सामने कोई एकदम से आ गया और मैंने एक झटके के साथ ब्रेक दबा दिया। ब्रेक इतना जोर का लिया था कि मैनेजर साहब का सर कार में जोर से टकरा गया। हालांकि मैनेजर साहब के सर में कोई खास चोट नहीं आई थी, पर जिसकी कार से टक्कर हुई थी वो कुछ दूरी पर जाकर गिरा। फिर हम दोनों कार से उतरे और उसके पास जा पहुंचे तो हमने देखा कि वो कोई औरत थी। अभी हम दोनों उस औरत को देख ही रहे थे कि तभी उस औरत ने जब हमारी तरफ पलट कर देखा तो उसे देखकर तो हमारी रूह कांप गई। दरअसल हमने देखा कि ये वही प्रेग्नेंट औरत थी जिसे मैं हॉस्पिटल लेकर गया था, जिसका बहुत ही भयानक रूप था। उस औरत का ये भयानक रूप देखकर हम दोनों के पसीने छूट गए थे। अब उस औरत को देखकर मैनेजर साहब अपने गले में हाथ फेर रहे थे और डर के मारे उनके हाथ पैर भी कांप रहे थे। पर जैसे हम दोनों वहाँ से भागने वाले थे कि तभी उस औरत ने मैनेजर साहब का पैर पकड़ लिया और मैं वहाँ से भागते हुए कार के पास आ गया। और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो औरत मैनेजर साहब की गर्दन पकड़कर खड़ी थी और मैनेजर साहब उस औरत से माफ़ी मांग रहे थे कि तभी उस औरत ने कहा कि मैं भी तुमसे उस रोज़ माफ़ी मांग रही थी, पर तुमने मेरी एक ना सुनी और मुझे चलती कार से नीचे फेंक दिया और मैं तड़प तड़प कर मर गई। तब तुम्हें मुझ पर दया क्यों नहीं आई। दोस्तों, उस औरत की ये बात सुनकर पता चला कि जो बाट बॉय कार के बारे में बता रहा था वो कोई और नहीं, वो मेरे मैनेजर साहब ही थे। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी उस औरत ने मेरी तरफ देखा और उस औरत ने कहा कि तुम्हें जिंदा रहना है तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम भी इसी की तरह मारे जाओगे। पर उस औरत के इतना कहते ही मैं कार को स्टार्ट करके वहाँ से अपने घर की ओर चल पड़ा। और फिर मैनेजर साहब के साथ क्या हुआ ये आज तक मुझे नहीं पता चला और उस रात से ही मैनेजर साहब हमेशा के लिए लापता हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक